हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक पिछले चैप्टर में था, लेकिन ये टॉपिक को इस जगह पे पढ़ाना रेलिवेंट समझा मैंने, इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद हम तो अब लॉ ऑफ मोशन में चल रहे हैं, तो लॉ ऑफ मोशन में जो आने वाला टॉपिक्स है, फ्रिक्शन है, तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन का कई सारा एग्जाम्पल है, स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। सर्कुलर मोशन के बारे में, जैसे कि हम लोग लीनियर मोशन के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्टडी करते हैं, वैसे ही। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम फैन को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, पहले क्या होता है, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, हालांकि एंगुलर वेलोसिटी हम लोग को मालूम नहीं, वो बाद में हम बोलेंगे, ऐसे घूमता है, उसके बाद उसका स्पीड बढ़ता है, ऐसा बढ़ता रहता है। तो शुरू से लेके एक टाइम ऐसा आता है कि उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे स्लो होते होते एक टाइम जीरो हो जाता। तो यहाँ पे तीनों तरह का मोशन है। एक तो एक्सेलरेटेड मोशन, जब वो रेस्ट से लेके एक यूनिफॉर्म में चला गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, उसके बाद फिर रिटार्डेशन है, ठीक है। तो कुछ देर बाद उसमें क्या आ जाता है, उसका जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी नहीं, स्पीड, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। उसका स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म, ऐसे यूनिफॉर्म घूमता है ऐसे। मतलब यहाँ पे इतना डिस्टेंस जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, वही वाला डिस्टेंस नेक्स्ट डिस्टेंस जाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, ऐसे घूमता है। ऐसा नहीं कि ऐसे घूम रहा है, उसके बाद ऐसा हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में घूमना चाहिए। यहाँ पे एक बात गौर करने वाला है कि जो स्पीड है, हम स्पीड के बारे में बोल रहे हैं, वेलोसिटी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, उसका डायरेक्शन तो बदलता रहता है ना सर्कुलर मोशन में। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड में, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उसका मोशन का नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। हालांकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उसका वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होना ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा है, वेलोसिटी किधर है, इधर है कि नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, टेंजेंट, लेकिन कुछ फोर्स की वजह से वो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा हो गया, तो यहाँ पे इधर था, उसके बाद इधर हो गया, उसके बाद इधर हो गया, उसके बाद इधर हो गया, ऐसे, उसके बाद इधर हो गया, उसके बाद इधर हो गया, ऐसा मतलब चेंज होता रहेगा। तो इसका जो वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन चेंज होना ही है। किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, वो तो सीधा चला जाएगा ना। वेलोसिटी मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसका स्पीड सेम रहता है। मतलब स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब ए वाला डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वो वाला जो डिस्टेंस बाय टाइम है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा, चेंज होना ही है। या अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन तो चेंज होना ही है। सर्कुलर मोशन जहाँ पे है वहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना ही है, या फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो जिन केस में मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, डायरेक्शन तो चेंज होना है, उसमें हमको कोई मतलब डाउट नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड का जो है वैल्यू वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड सेम रहा। तो यूनिफॉर्म स्पीड में एक सर्कुलर पाथ में घूमने वाला किसी भी बॉडी का मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सेलरेशन होगा,
यूनिफॉर्म मोशन हम बोल रहे हैं लेकिन वो स्पीड कांस्टेंट है। सर्कुलर मोशन के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो बदल रहा है। डायरेक्शन बदल रहा है मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होना ही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जब एक्सेलरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। तो वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा, यहाँ पे गौर से देखना है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इधर था, कुछ देर बाद इधर हो गया, मतलब इधर एक फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी का चेंज मतलब एक्सेलरेशन कब आता है, जब फोर्स लगता है। मतलब सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कुछ एक फोर्स चाहिए इधर, उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब आ गया तो इसको इधर आने के लिए इधर एक फोर्स चाहिए, तभी वो इधर आ गया। फिर इधर आ गया तो वो बोलेगा कि इधर जाएंगे मुझे, लेकिन यहाँ पे अगर और एक फोर्स लगेगा तो इधर चला जाएगा, और यहाँ पे और एक फोर्स लगेगा तो इधर चला जाएगा। मतलब सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक सेंटर के ओर फोर्स होना जरूरी है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है मतलब सेंटर के ओर, अलोंग द सेंटर एक फोर्स होना जरूरी है, ओके। मतलब सेंटर के ओर उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब सेंटर के ओर एक फोर्स भी रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर के ओर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और फोर्स भी लगता है, फोर्स और एक्सेलरेशन रिलेटेड है। तो सेंटर के ओर लगने वाला फोर्स और एक्सेलरेशन, इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। समझ में आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीज़, अच्छे से समझना होगा कि जो भी चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वो हम लोग श्योर, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अलग बात है। यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है। मतलब उसका सेंटर की ओर एक वेलोसिटी होना चाहिए, सॉरी एक्सेलरेशन होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए सेंटर की ओर, ठीक है। वही फोर्स क्या करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो फोर्स क्या करता है, उसका डायरेक्शन में चेंज लाता है, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन रहता है। सर्कुलर मोशन होने के लिए डायरेक्शन चेंज होना है, नहीं तो वो सीधा जाएगा। सब चीज़ क्या चाहते हैं, फोर्स नहीं लगेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी चीज़ सीधा जाएगा। लेकिन ये तो सीधा जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे फोर्स लगा तो वो इधर आ गया, फिर इधर जाना चाहते फिर फोर्स लगा, फिर इधर आ गया, फिर स्पोल लगा, मतलब ऐसे घूमता रहा, ठीक है। डिफरेंट केस में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होता है। जैसे कि सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ऐसा ही कई सारा फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को सप्लाई करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेरिवेशन है उसको निकालेंगे। यहाँ पे देखो इसका डेरिवेशन कई बुक में कई सारा प्रोसेस में दिया हुआ, हम इजीएस्ट वे में फॉलो करेंगे। अब देखो ए मान लेते ओ, ए मान लेते ए पोजीशन, ए ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो यहाँ पे मान लेते इसका वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी क्या है, हम मान लेते इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी है v। किसी भी पॉइंट में मान लेते कि ए पॉइंट में इसका वेलोसिटी v है। क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में, थोड़ा सा देर बाद जब पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं कि पोजीशन ए हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इसका पोजीशन ए हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, इधर होगा। वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा टेंजेंट होता है ना, तो इधर जाता इधर, थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, ठीक है। तो थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसका वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। अब देखो ए वाला वेलोसिटी जो है वो इधर है, ए वाला वेलोसिटी को हम लोग कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसके एक्सेस ले लेते हैं। अब देखो अच्छे से देखना, ए थीटा होगा तो ए थीटा होगा, ए थीटा होगा तो ए 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ गया, ए थीटा है तो ए भी थीटा है, ए थीटा है तो ए वाला 90 माइनस थीटा है, और ए 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना ही है। मतलब ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए थीटा होगा तो ए थीटा होगा। अब इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या है, v। अच्छा यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड है v, यहाँ पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है,
मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मतलब उसका स्पीड नहीं बदल रहा है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदल गया तो, लेकिन वेलोसिटी v का वैल्यू सेम है, तो उसका यहाँ पे क्या होगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट v cos थीटा, और यहाँ पे ऊपर वाला एक कंपोनेंट मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा इंटरवल लिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग ए स्मॉल इंटरवल इट गोस फ्रॉम ए टू बी, ए पोजिशन से बी पॉइंट चला गया, इसका नाम देते हैं मतलब बी पॉइंट। तो इसके लिए छोटा सा जो इंटरवल है, छोटा सा इंटरवल का मान लेते हैं कि डेल्टा टी मान लेते हैं, डेल्टा टी छोटा सा एक इंटरवल, कुछ देर बाद वो ए पॉइंट से बी पॉइंट चला गया, तो उसमें वेलोसिटी में क्या चेंज आया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा टी इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है, डेल्टा टी इतना ही स्मॉल है कि थीटा भी स्मॉल है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, सो दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब डेल्टा टी इतना छोटा है कि थीटा भी छोटा है। अगर हम लोग अभी यहाँ पे थोड़े मतलब थोड़ा सा समय बाद ऐसा करेंगे तो ये मतलब हल्का एंगल बनाएगा, उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब देखो थीटा जब स्मॉल होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है कि जो v cos थीटा होता है, जब थीटा स्मॉल होता है, व्हेन, इसको पता होना चाहिए, व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो उस वक्त क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पता है, साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। अगर तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बी पॉइंट में, एट पॉइंट बी पॉइंट में हम देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट, एक है v cos थीटा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू 1 मतलब v, और ये क्या हो जाएगा v sin थीटा मतलब v थीटा। ठीक है, तो देखो इधर कोई डायरेक्शन में, इधर कोई वेलोसिटी में चेंज आया है, चेंज नहीं आया, पहले v था, मतलब इस वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे क्या था, v था, और कुछ देर बाद v है, लेकिन इधर क्या था, इधर अलोंग द सेंटर क्या था, अच्छे से देखना, अलोंग द सेंटर कोई कंपोनेंट था, नहीं था, जीरो था। ओके, अलोंग द सेंटर इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था कंपोनेंट, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v इंटू थीटा हो गया। a और b इतना क्लोज है तो इधर जा रहा है, लेकिन वो इधर नहीं जा रहा है, वो सेंटर की ओर ही जा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग लिख देंगे। सो एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो, एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की ओर होगा, सेंटर की ओर उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, इधर तो नहीं हुआ, कितना हुआ चेंज, v थीटा माइनस जीरो, ये हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा इसको सिर्फ t मान लेते हैं, डेल्टा t नहीं मान लेते, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v थीटा बाई टी, थीटा बाई टी का मतलब क्या होता है, थीटा बाई टी का मतलब होता है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है। इसी तरह एंगुलर मोशन में जब कोई सर्कुलर में घूमता है तो वो एंगल बाय टाइम वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v ओमेगा हो गया। आप देखो ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है v बाई आर, v बाई रेडियस, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पे और एक बात यहाँ पे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि A एंड B पॉइंट आर ऑलमोस्ट कोइंसाइड टू ईच अदर्स। ए और बी पॉइंट बहुत ही पास है, मतलब ए वाला डायरेक्शन है ना वो ऑलमोस्ट सेंटर की ओर ही है, हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं ले रहे। तो थोड़ा सा अननोन टर्म है थीटा बाई टी, मतलब ओमेगा होता है, और ओमेगा मतलब वी बाई आर होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी ये मतलब इसका नाम क्या है, सेंटीपिटल, ए सफिक्स में सी देते हैं हम लोग, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन में घूमने वाला किसी भी बॉडी में सेंटर के ओर एक फोर्स लगता है और एक एक्सेलरेशन भी होता है। तो वो वाला जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस। जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका रेडियस और स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस। स्पीड मतलब जिस जगह पे हम लोग कैलकुलेट करें उस जगह पे स्पीड। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चेंज वेलोसिटी में चेंज आ गया मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन किस हो रहा है? सेंटर की ओर, वो v स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इसके ऊपर होगा, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो फ्रिक्शन क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है, ये तो तुम लोगों को मालूम है, पहले हम बता दिए। फ्रिक्शन इज़ ए कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पे बात आया कि फ्रिक्शन कब जनरेट होता है? जब दोनों बॉडी में रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, कांटेक्ट में रहने वाला दो बॉडी एक दूसरे के साथ जब रिलेटिव मोशन होता है, मान लेते कि दोनों हाथ एक साथ ऐसे चिपका हुआ है, ऐसा। जब एक हाथ दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करना चाहेगा, वो आगे जाना चाहेगा, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो जब भी टच में रहने वाला दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है, तब एक दूसरे को एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं अलोंग द सरफेस टू अपोज द रिलेटिव मोशन। उसको रिलेटिव मोशन को वो अपोज करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। वो वाला फोर्स क्या है? उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है? रिलेटिव मोशन वो अपोज कर देता है। मतलब इसके ऊपर ये आगे जाना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि तुम आगे जाओ, एक साथ जाना चाहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब रिलेटिवली मोशन नहीं करने देगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल क्या फोर्स है? जब रिलेटिव मोशन होता है तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पे लिख दे, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन, इट डज नॉट अपोज मोशन। ओके, ऑलवेज, हमेशा ये मोशन को अपोज करता है। ये कि ऐसा कोई बात नहीं, कभी कभी वो मोशन को सपोर्ट भी करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है। इस बुक को अगर कोई ऐसे खींचेगा फोर्स से, तो इसके ये बुक और इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है। कैसे? देखना पड़ेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि जो ब्लॉक है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमको मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है। तो यहाँ पे दो बॉडी है, एक सरफेस है, एक मतलब ग्राउंड है और एक बॉडी है। तो दोनों पे ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, म्यूचुअली फोर्स। लेकिन अगर हम लोग ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग मालूम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो लगा रहा है फोर्स उसके ऊपर बैठ जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो हम लोग बैठ गया किसके ऊपर? ये सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। अब जब ये वाला जो ब्लॉक है वो आगे जाएगा, तो ये वाला सरफेस क्या चाहेगा? सरफेस पे तुम काहे आगे जाते हो? तो वो आगे वो नहीं चाहेगा कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा, कि ऐसे चिपका हुआ है। तो जब वो ऊपर वाला बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगा, तब क्या करेगा? नीचे वाला बॉडी उसको इधर खींचेगा, मतलब उसका बैक साइड में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, ताकि उसके दोनों के बीच में कोई मोशन ना है। रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तब हम देखेंगे इसके ऊपर बैठेंगे कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किधर जाता? वो इधर जाता। मतलब इसको फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। मतलब ए ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? ऐसे, स्मॉल एफ ऐसे लगेगा, हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है। और ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर कैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो नीचे वाला जो चीज़ है, मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर इधर फ्रिक्शन लगाएगा और ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर इधर फ्रिक्शन लगाएगा। क्योंकि ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ब्लॉक आगे जा रहे हैं, मतलब ब्लॉक के ऊपर हम बैठेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सरफेस पीछे जा रहा है, तो वो चाहेगा अरे चलो चलो हमारे साथ चलो, तो इसीलिए सामने फ्रिक्शन लगेगा। मतलब फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि रिलेटिव मोशन है, फ्रिक्शन चाहता है सब एक साथ चलेंगे। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि हम लोग जो रियल लाइफ में होता है वो देखते हैं।
कि यहाँ पे एक अलमीरा है, अलमीरा को एक आदमी ने उसको ऐसे धक्का देने का कोशिश कर रहा है, मतलब उसको मोशन में लाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है। तो वो कितना फोर्स लगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स वो लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नली अलमीरा को मोशन में लाने के लिए लगाया, तो वहाँ पे मोशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ F = ma, तो A = F/m, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ पे एक्सेलरेशन होना चाहिए, वो मतलब मूव करना चाहिए, लेकिन मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब जरूर कुछ ऑपोजिट फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट है, तभी तो वे रेस्ट में है। ते 1 करेंगे, ते 1 हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 2 न्यूटन कर देंगे, तो जब इसका फोर्स 2 न्यूटन है तभी वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स बढ़ा दिया तो भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब ऑपोजिंग जो फोर्स है वो भी बढ़ गया है, वो क्या हो जाएगा? वो भी तो होगा। ऐसे करके करके मान लेते हैं कि एक आदमी नहीं हुआ तो 2 आदमी आ गया, ठीक है। दोनों मिला के फोर्स लगा रहा है, तो सब दोनों मिला के 4 फोर्स लगाए, फिर भी क्या हुआ? मोशन नहीं हुआ। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया। जैसे जैसे हम बाहर वाला फोर्स बढ़ाते रहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ाता रहेगा, दोनों मिला के 0 हो जाएगा, मतलब उसको मोशन होगा नहीं। ऐसे करके करके एक टाइम आएगा, मान लेते कि ये 8 न्यूटन हुआ, ये 8 हो गया, उसके बाद 10 हुआ, ये भी 10 हो गया। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रहेगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मतलब ऐसे ही नहीं चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा उसका जो वैल्यू है, मतलब जब हम और एक लिमिट है उसका ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो मोशन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स जितना लग रहा है वैसा ही चेंज होता रहेगा अप टू सर्टेन पॉइंट। उसके बाद क्या होगा? मोशन हो जाएगा। जब 10 से 11 हो जाएगा, मतलब इसका औकात कितना है? 10 ही है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 ही है। तो अब जब 11 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है 10, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जब तक वो मोशन में ना आए, मोशन में आने के पहले, मतलब जितना देर मोशन नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट में है तो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मतलब वो कितना लग रहा है? जितना हम बाहर से लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इसका नाम क्या होना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब रेस्ट में जब रहता है तो उसका जो मोशन करने की हम कोशिश करते हैं बाहर से, तो उसका जो टेंडेंसी होता है मोशन, वो मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो बाहर से जब तक वो रेस्ट में है तो उसमें एक्ट होने वाला, रेस्ट सिचुएशन में एक्ट होने वाला जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शंस। मतलब अभी तक क्या हो रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, कि जैसे जैसे हम बाहर से फोर्स बढ़ाते जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी एडजस्ट होता रहेगा वैसा ही, और बढ़ता बढ़ते लेकिन उसका एक औकात है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मान लेते कि 10, मतलब 10 से ज़्यादा वो सप्लाई नहीं कर सकता। 10 से ज़्यादा अगर आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? कोई वैल्यू नहीं होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। हाँ, लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या लिख सकते हैं? और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको समझना जरूरी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहा जाता है? जब एक दूसरे के साथ मोशन करने की कोशिश करता है, मोशन नहीं हो पाता है, मतलब मोशन होने से पहले रेस्ट सिचुएशन में उसका जितना फोर्स लगा, मतलब जो फ्रिक्शन एक्ट होता है, जो फ्रिक्शन रेस्ट सिचुएशन में लगता है
ठीक है। तो वो वाला जो फ्रिक्शन है उसका नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे हम लोग फ्रिक्शनल एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बाहर से, वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा और न्यूट्रल करेगा। अगर हम बाहर से 5 लगा रहे हैं तो वो 5 देगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर बाहर से हम 2 लगा रहे हैं तो वो भी 2 लगेगा, 0 हो जाएगा नेट फोर्स, मतलब वो नहीं मूव करेगा। लेकिन उसका भी एक मैक्सिमम वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है, उससे ऊपर अगर फोर्स हम लगा रहे हैं बाहर से तो वो मोशन हो जाएगा। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसके ऊपर हम लोग अगर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन हो जाएगा। ठीक है। तो वो वाला जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका नाम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोई बोलता है, और कोई बोलता है लिमिटिंग फ्रिक्शंस। ठीक है। इसका सिंबल है, कोई इसको ऐसे लिखता है कि जो एस मतलब स्टैटिक, उसका मैक्सिमम, और इसको कई लोग FL भी लिखते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों एक ही बात है। ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे जैसे मान लेते कि ए है, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो जैसे जैसे हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे, ए भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होगा एकदम सीधा अप टू दिस पॉइंट, अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन वो सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो चलेगा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। उसका नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शंस। चलते वक्त उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो वाला फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और रेस्ट सिचुएशन में जो लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से, लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम लोग उससे ज़्यादा जाएंगे तो वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मोशन स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी है, उसका कोई वेरिएशन नहीं था, उसका वैल्यू होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। मतलब इसको जब 11 कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मान लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, जो F काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, वो थोड़ा सा घट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो ऐसा रहेगा। आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहो लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका वैल्यू एक फिक्स्ड रहता है। अब एक्सटर्नल फोर्स हम बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स 12 करेंगे, 13 करेंगे, ये आठ ही रहेगा, ये आठ ही रहेगा, ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 सिचुएशन है, एक काइनेटिक है, और ये वाला सिचुएशन क्या है, स्टैटिक सिचुएशन है। ग्राफ में भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रीजन है। ए वाला जो रीजन है, ए वाला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ए वाला जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो भी चलता रहेगा वो क्या है, काइनेटिक सिचुएशंस। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि फ्रिक्शन 2 तरह का होता है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। और उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो चलना स्टार्ट करेगा। जो चलना स्टार्ट करेगा तो उसमें डिफरेंट टाइप का फ्रिक्शन लगेगा, उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। रियल लाइफ में कैसे सोच सकते हो ऐसे, कोई मतलब एक गाड़ी खड़ा हुआ है तो उसको हम लोग धक्का देंगे तो मोशन में नहीं ला सकते इजीली। एक आदमी धक्का दिया नहीं हुआ, 2 आदमी दिया, 3 आदमी दिया, कई लोग एक साथ धक्का दे रहा है, उसके बाद मोशन में आया। तो पहले जब धक्का दे के उसको मोशन करना पड़ेगा, बहुत मतलब जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार मोशन हो जाएगा ना तो एक आदमी उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं मोशन में आने के बाद। लेकिन उसमें क्या पता चलता है कि मोशन होने के बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है वो मतलब थोड़ा सा कम होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू का ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए ग्राफ में थोड़ा सा है। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई बार कुछ दिया नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, वही FL और FK का वैल्यू सेम देंगे। ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, और FS का जो वैल्यू होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसके हम लोग क्या कहते हैं, FS मैक्स
और FL। तो ऐसे क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब F मैक्स लिख सकते हो और हम लोग लिख सकते हैं कि FL। तो ये दोनों में एक ही बात हुआ। तो FL जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी N के साथ प्रोपोर्शनल होता है। N किसी भी चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है तो उसमें क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट फोर्स है। चौक हाथ को नीचे प्रेस करेगा, एक फोर्स लगाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स पुश करेगा, और हाथ चौक को ऊपर तरफ पुश करेगा, उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या लिखते हैं, FL क्या होता है, इज इक्वल्स टू म्यू S इंटू N। म्यू S मतलब क्या है, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। एक कांस्टेंट है जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जो सरफेस है वो सरफेस का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। FL जो होता है वो म्यू S इंटू N होता है, म्यू N होता है, सिंपल F लिख सकते हो, म्यू इंटू N। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी नॉर्मल रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शनल है, K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक। तो K जो होता है वो भी क्या होता है, म्यू K इंटू N। यहाँ पे म्यू K क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब दिया नहीं रहेगा तो हम लोग इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम मान के चलेंगे, F इक्वल्स टू म्यू N। मोर स्पेसिफिकली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें, F इक्वल्स टू म्यू N। म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, N मतलब नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा, तो इसको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से, इसीलिए उसका नाम है सेल्फ एडजस्टेड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन is also known as self adjusted force। ठीक है, मैंने मतलब सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। ऑब्वियसली आप सर्टेन लिमिट, उसके बाद नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जैसे चाहिए उतना ही दे देता है और उसको न्यूट्रल कर देता है सिचुएशन को। ठीक है, तो है फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लिए, इससे कई सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है।